कहानी के स्टार्ट में नहर के किनारे मौजूद एक हॉन्टेड हाउस दिखाया जाता है जो चारों तरफ से जंगलात से घिरा हुआ था। इस घर में 3 दोस्त छुट्टियां गुजारने आए हुए थे। ये सभी लोग बाहर मौज मस्तियां कर रहे थे, मगर एक लड़की जिसका नाम जैसिका था वो घर के एक कमरे में लेटी थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए तभी वहाँ उसकी एक दोस्त आती है और जैसिका से बात करते हुए उसको एक बुक पढ़कर सुनाती है। अचानक से जैसिका को भी कुछ होता है और वो उस बुक को पढ़ने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी डीमन पावर ने उसको पजेस कर लिया हो। उसकी आंखों का कलर भी बदलने लगता है और फिर जैसिका नीचे गिरकर उल्टियां करने लगती है। ये सब देखकर उसकी फ्रेंड काफ़ी घबरा जाती है और जैसिका को देखने के लिए उसके करीब आती है। जैसिका, जो कि वाकई किसी डीमन की पोजीशन में आ चुकी थी, वो अपनी फ्रेंड की गर्दन पकड़कर उसके बाल को स्किन के साथ उखाड़ देती है। फिर बाहर आके वो अपने बाकी दोनों दोस्तों के सर को धड़ से अलग करके उन्हें बहुत ही भयानक मौत देती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त डर जाती है। इसके बाद जैसिका को हम देखते हैं कि वो हवा में उड़ने लगती है। जैसिका के साथ ये सब कब और कैसे हुआ, ये जानने के लिए स्टोरी एक दिन पास्ट में आती है और एक अपार्टमेंट को दिखाते हैं जिसमें एली नाम की एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसी दिन रात को एली की सिस्टर बेथ वहां आती है। इन दोनों को देखकर हमें अंदाजा होता है कि दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बेथ एली के तीनों बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी और एली के हस्बैंड के लिए भी, मगर अब वो उनके साथ नहीं रहते थे। एली के हस्बैंड का जिक्र आते ही तमाम बच्चों के चेहरे पर उदासी आ गई। एली अपने बच्चों को पिज़्ज़ा लेने के बहाने बाहर भेजती है ताकि इसी दौरान वो अपनी बहन को अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता पाए। बच्चों के जाने के बाद एली बेथ को सब कुछ बता देती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता। बेथ को बुरा लगता है एली का हस्बैंड का सुनकर और वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। दूसरी तरफ बच्चे जब पिज़्ज़ा लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक काफी सीवियर था, जिसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ था। खैर, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो एली के बड़े बेटे डैनी को पार्किंग लॉट में एक बहुत बड़ा सा सुराख दिखता है, जो देख डैनी को क्यूरियोसिटी होती है और वो देखने के लिए उस हॉल के अंदर जाता है जहां उसे कुछ किताबें और कैसेट्स मिलती हैं जिन पर पार्ट 1, 2, 3 लिखे थे और प्रीस्ट फादर की कुछ पिक्स भी थी। एक जगह पर डैनी की नज़र बहुत सारे होली क्रॉसेस पे पड़ते हैं जिसके पास एक कॉफिन था। डैनी जैसे ही उस कॉफिन को खोलता है तो उसमें से जेसिस का स्टेचू निकलता है। उस स्टेचू के पास में ही डैनी को एक बुक्स मिलती है जो कि कपड़े से ढकी थी, जिसे वो कुछ सोचे समझे बगैर ही अपने साथ लेकर हॉल से बाहर आ जाता है। उधर अपार्टमेंट में एली अर्थक्वेक की वजह से काफी परेशान थी, क्योंकि उसने न्यूज में देखा था कि जल्जले की वजह से काफी नुकसान हुआ है और उसके बच्चे अभी तक घर नहीं आए थे। एली अपने नेबर्स के पास जाकर एक लड़के से हेल्प मांगती है अपने बच्चों को ढूंढने में, मगर तभी तीनों बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। बच्चों को देखकर एली को सुकून मिल गया था और वो उन्हें होप डांटती है कि अर्थक्वेक जब आए तो लिफ्ट यूज नहीं करते। क्या इतनी सी बात भी नहीं पता तुम लोगों को? डांटने के बाद उसे ख्याल आता है कि कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री जाना था, इसलिए वो लिफ्ट से जाने लगती है। उधर डैनी अपने रूम में जाकर उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो खुल नहीं रही थी। उस बुक में लॉक की जगह नोकीले दांत बने हुए थे जो कि देखने में किसी खौफनाक जानवर का मुंह लग रहा था। बुक खोलने के दौरान डैनी की उंगली जख्मी हो जाती है और उसमें से निकले हुए खून के 2-3 कतरे बुक पर गिर जाते हैं। हैरत की बात थी कि बुक उस खून को एब्जॉर्ब कर लेती है जैसे कि वो खून की प्यासी थी और इसके बाद वो किताब खुद ब खुद खुल जाती है। डैनी जब उस बुक को खोलता है तो उसमें बहुत अजीब सी पिक्स बनी थी, जैसे किसी इंसान का एक्सोर्सिज्म किया जा रहा हो और भी बहुत सारे डीमन की तस्वीरें थी। डैनी उसमें लिखी तहरीर को पढ़ तो नहीं पाता, इसलिए बुक को साइड करके उन कैसेट्स को 1 बाय 1 प्ले करता है। पहले कैसेट में फादर डीमंस और काले जादू वगैरह के बारे में बता रहे थे। दूसरे ऑडियो कैसेट में वो ये बता रहे थे कि किस तरह उन्हें ये किताब मिली। डैनी जब वो सुन रहा था तो अचानक से स्पीकर से डीमन की आवाज आने लगती है, जैसे कोई ब्लैक पावर कैसेट से आजाद होना चाह रहा हो।
डैनी उस ऑडियो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता। वहीं हम देखते हैं कि वो ब्लैक पावर आज़ाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ गई थी, जो एली पर अटैक करके उसकी हड्डियों को तोड़ देती है। डैनी उस ऑडियो को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और बुक के पेजेस भी खुद ही पलटने लगते हैं। एली की बड़ी बेटी जब बाहर चेक करती है तो हर जगह लाइट थी सवाए इनके घर के, यानी मुसीबत सिर्फ इनके घर आई थी। खैर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जब एली बिल्कुल सही तरह से चलते हुए अपने घर आ जाती है। हालांकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि उस काली पावर ने बुरी तरह से एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। एली किचन में आकर अंडे बनाने लगती है, तभी एली की सिस्टर बेथ वहां आकर अपनी बहन को आवाज देती है, लेकिन अचानक ही एली उल्टियां करने लगती है और बस इतना कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लो, वो मेरे अंदर है, और बस इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, मगर अर्थक्वेक की वजह से सारी सीढ़ियां टूट चुकी थी और लिफ्ट भी यूज करने से ये लोग डर रहे थे। फिर बेथ उसी लड़के को बुलाती है जिससे पहले एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगी थी। वो लड़का एली की आंखों को बंद करता है लेकिन वो खुल जाती है। वो बार बार बंद करता है और वो हर बार खुल जाती हैं। एली की ऐसी हालत देखकर उन्हें ये लगा कि जैसे अब वो मरने वाली है, इसलिए सब लोग मिलकर उसके लिए प्रे करते हैं। बेथ बहुत रो रही थी क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। तभी अचानक से बेथ के फोन पर कॉल आती है जो किसी और की नहीं बल्कि एली की थी, जिससे वो काफी घबरा जाती है। रिसीव करने पर एली कहती है कि बेथ मुझे शदीद गर्मी लग रही है, मेरा बदन तप रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। ये सुनकर बेथ बच्चों और बाकी लोगों की मदद से एली को बाथ टब में डाल देती है, जिससे एली ठंडी तो नहीं होती मगर टब का पानी बॉयल होने लगता है और अब तो एली अजीब तरह से झटके लेते हुए जोर जोर से चीखने लगती है और दीवार पर चढ़ जाती है। इसके बाद एली अपनी बेटी पर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करती है, मगर डैनी उसको बचा लेता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम पर किसी ब्लैक पावर ने कब्जा कर लिया है। वहीं एली पड़ोसी लड़के पर अटैक करके उसकी आंखें निकाल देती है और निशाना लेकर दूसरे पड़ोसी के मुंह में डाल देती है। तभी बेथ मौका देखकर तीनों बच्चों के साथ अपार्टमेंट में खुद को लॉक कर लेती है। बेथ एक होल से देखती है अपार्टमेंट में जितने भी लोग थे एली ने सबको मार दिया था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे पता था ये सारी बर्बादी उसकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि उसने ऑडियो कैसेट चलाया था और उस मेडिकल बुक को भी खोला था। ये सभी लोग आपस में झगड़ रहे थे और इस बात का फायदा उठाते हुए एली अपनी छोटी बेटी को अपनी बातों में फंसाकर दरवाजा खुलवा लेती है। अब एली की बड़ी बेटी भी पोजेस्ड हो चुकी थी, उसके पूरे फेस पर अजीब से निशान बन गए थे और उसके मुंह से कीड़े आने लगते हैं। बेथ जब उसके पास आई तो देखती है कि एली की बेटी कांच खा रही थी। उसकी भी बिल्कुल अपनी मॉम वाली हालत हो चुकी थी, मतलब कि वो भी ब्लैक पावर के कंट्रोल में आ गई थी। वो अपनी आंटी बेथ पर भी अटैक करती है मगर बेथ किसी तरह बच गई थी। अब वो अपनी ही बहन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एली की सबसे छोटी बेटी कैसी अपनी डोल को बहन के मुंह में घुसा देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई थी। अब डैनी जो अपनी बहन की मौत पर बहुत दुखी था और गिल्ड में भी था, वो सारी बातें बेथ को बता देता है कि किस तरह से उसको वो किताब और 3 कैसेट मिली थी। बेथ ये सुनते ही फौरन से एली के रूम में जाती है और वो आखिरी कैसेट प्ले करती है, वो भी हेडफोन लगाकर, ताकि जो भी गलत हो उसके साथ हो, किसी और के साथ ना हो। आखिरी कैसेट सुनकर बेथ को सारी कहानी समझ आ जाती है। वो जान चुकी थी कि ये किताब एक प्रिस्ट फादर की थी और इससे पहले कि वो इस किताब के बारे में पूरी तरह जान पाते, चर्च वालों ने उन्हें निकाल दिया। दरअसल ये किताब इंसान की खाल से बनी थी जिसमें खून से खतरनाक डीमंस को बुलाने के तरीके लिखे थे। इसी दौरान हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी अपने भाई डैनी को जलाकर मार देती है। उधर एली भी अपनी बहन बेथ को मारने के लिए रूम में आ गई थी, मगर एली की छोटी बेटी बेथ की हेल्प करती है उसे एक सीजर देकर, जो बेथ ने एली के मुंह में घुसा दिया था, जिससे वो वहीं रुक जाती है और फिर बेथ गन लेकर एली की बेटी को लेकर वहां से भागने लगती है। इसी दौरान एली होश में आ गई थी, तभी बेथ ने एली के पैर पर गोली मार दिया था।
एली यहाँ फिर से चाल चलते हुए अपनी बेटी कैसी के साथ मीठी मीठी बातें करने लगती है, मगर उसकी बेटी कहती है कि यू आर नॉट माई मॉम, आप मेरी मॉम नहीं हो सकती। वहीं बाकी लोग जिन्हें एली ने मार दिया था वो सब के सब जिंदा होने लगते हैं, इसलिए बेथ और एली की छोटी बेटी कैसी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कैसी को लेकर भागते हुए लिफ्ट में आ जाती है और अब लिफ्ट चलने लगी थी। वहीं हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी जो मरने के बाद डीमन के कंट्रोल में आ गए थे, अपनी बॉडी को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं और अब जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी, लिफ्ट के अंदर उनका खून ओवरलोड होने लगता है और देखते ही देखते लिफ्ट खून से भर जाता है। वहीं उस किताब के पेजेस खुल जाते हैं और उस पर एक अजीब से बहुत सारे टांगों वाले डीमन की पिक थी। एली भी बिल्कुल उसी पिक वाली क्रिएचर में बदल जाती है। उधर लिफ्ट के खुलते ही सारे ब्लड के साथ बेथ और कैसी खून में भरी बाहर आ जाती हैं। बेथ कैसी को लेकर फौरन से गाड़ी में आकर बैठ जाती है। इसी दौरान एक बार एली फिर से अपनी डिमोनिक रूप में आकर अपनी छोटी बेटी कैसी पर अटैक कर देती है। तभी बेथ चैनसो लेकर एली को मारती है, मगर साथ ही एली की बड़ी बेटी और डैनी वहां आ गए थे। बेथ लड़ते लड़ते एली और उसके दोनों बच्चों समेत वहां मौजूद ग्राइंडर मशीन में डाल देती है, जिससे ये तीनों लोग ग्रैंड हो जाते हैं। ये सीन काफी इमोशनल और डिस्टर्बिंग था। जाहिर है अपनी बहन और उसके बच्चों को अपनी नजरों के सामने कीमा बनते देखना कोई आसान नहीं था। फिर बेथ एली की छोटी बेटी कैसी के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ डीमन की कहानी अभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट डे हम जेसिका को देखते हैं जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी और ये वही लड़की है जिसे मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। और जब ये लिफ्ट से नीचे आती है तो वहाँ बहुत सारा खून देखकर पुलिस को कॉल करती है। इसी दौरान वही डीमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को पजेस्ट कर लेता है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि मूवी के स्टार्ट में जेसिका ने अपने फ्रेंड्स को क्यों मार दिया था, क्योंकि वो डीमन अभी भी जेसिका के अंदर था। मतलब ये डीमन अभी तबाही जारी रखेगा। इसी भयानक एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।